Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Mrs. Fariha Qadri here for your economics lecture. Hope you are all fine and enjoying good health. I'm fine too. As you know, that pandemic COVID-19 we are suffering a lot due to the pandemic COVID-19, and it is better for all of us to strictly follow the SOPs. This is for our safety, and this is much more important to take care of ourselves and our loved one. अगर हम अपने तौर पे एहतियात नहीं करेंगे तो कोई भी हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सेहत के साथ साथ अपने घर वालों की सेहत का और अपने इर्द गिर्द रहने वालों की भी सेहत का ख्याल रखें, और ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी इसके बारे में मालूमात फ़राहम करें। इसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने घर पर ही रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, यही बेस्ट थिंग है। बहुत ज़रूरी कामों के लिए निकलना तो पड़ता ही है, लेकिन SOPs को फॉलो किया जाए, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो तभी हम ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। A healthy person can enjoy the life, a sick person cannot. And all of us have a desire to live a healthy and happy life. And this is possible only due to the precautionary measures. Prevention is better than cure. सुना ही होगा आपने, एहतियात इलाज से बेहतर है। It's far better कि क्यों ना हम उन तमाम SOPs को, उन तमाम एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें जो कि हमें हुकूमत की तरफ से या हमें डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही हैं। कोरोना हॉलीडेज़ बहुत लॉन्ग हॉलीडेज़ हो गए हैं, and everyone is getting tired to stay at home. There is no outdoor activities, there is no chill. आप भी बहुत बोर हो गए हैं और एज वेल हम भी बहुत ज़्यादा इस रेगुलर एक रूटीन से उकता गए हैं। तो इस सिलसिले में ये एक बहुत अच्छा सिलसिला स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का। बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक न्यू एक्सपीरियंस है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। पहले हम फेस टू फेस लेक्चर डिलीवर करते हैं, फ़िज़िकल अपेयर्ड होते हैं, लेकिन चूँकि अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी क्लोज़ हैं ड्यू टू पेंडेमिक COVID-19, तो अभी हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम फ़िज़िकल लेक्चर डिलीवर कर सकें। ये एक बहुत अच्छा वे है आप लोगों को थोड़ा सा इंगेज रखने का, और साथ साथ हम लोगों के लिए भी एक ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है कि हम एक जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं उनसे हट कर हम दोबारा से अपने प्रोफेशन की तरफ आ रहे हैं और हम दोबारा से उसी सारे सेटअप में इन हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, और ये हमें भी बहुत एक अच्छी एक गुड फीलिंग डेवलप हो रही है कि बड़े अरसे बाद आप लोगों के साथ जो एक किताबी सिलसिला जुड़ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपकी इकनॉमिक्स की क्लास मैं ही लिया करूँगी, और जब तक के कॉलेजेस ओपन नहीं हो जाते और जैसे कि इंस्ट्रक्शंस जैसे हमें दी जा रही हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर के लेक्चर्स मेरे साथ ही लेते रहेंगे। और मुझे इस सिलसिले में आपका फ़ीडबैक भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और आप मुझे फ़ीडबैक अपना व्हाट्सएप ग्रुप में बना रही हूँ तो उसमें आप मुझे अपना फ़ीडबैक दें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर फॉर यू, फॉर योर हेल्प, नो वरी अबाउट इट। सबसे पहले तो चूँकि हमारा लेसन 1 है और ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आपने बुक कौन सी लेनी है। फर्स्ट ईयर में भी आपने रहबरे मुआशियात ही पढ़ी थी और सेकंड ईयर में भी आप रहबरे मुआशियात ही पढ़ेंगे,
ये किताब क्रैशी ब्रदर पब्लिशर्स की है, उनकी पब्लिकेशन है ये, और ये प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी साहब की किताब है। फर्स्ट ईयर में आपने इसका पार्ट 1 लिया था और सेकेंड ईयर में आप इसका पार्ट 2 लेंगे। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में हैं वो भी सेम बुक को ही परचेज़ करेंगे और आप इसका इंग्लिश मीडियम लेंगे। उर्दू वाले बच्चे जो हैं वो उर्दू में बुक ख़रीदेंगे। इस बुक के मुताबिक हमारा सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है वो दैट इज़ अबाउट द नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का चैप्टर है। और कौमी आमदनी के चैप्टर में हम एक कौम की आमदनी, एक मुल्क की आमदनी, एक मईशत की आमदनी के बारे में पढ़ेंगे कि एक मुल्क की आमदनी है क्या और कैसे इकट्ठी की जाती है। हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द डे इज़ डेफिनेशन एंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। आज का जो टॉपिक है इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम, एंड सेकंड, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेशनल इनकम। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम। अब अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल, कौमी, इनकम, आमदनी। कौमी आमदनी यानी एक कौम की आमदनी। कैसे एक कौम की आमदनी बनती है, इसके लिए जो 2 डेफिनेशंस हम ज़्यादा जिन पर फोकस करते हैं वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है और डॉक्टर प्रोफेसर फिशर की डेफिनेशन है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम इन्हीं 2 डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये ज़्यादा आसान भी हैं, इजी भी हैं, काबिल फ़हम भी हैं और ये आपको जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी देती है नेशनल इनकम की। अब व्हाट इज़ द सेकंड टॉपिक? द सेकंड टॉपिक इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक इज़ द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कौन कौन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम ये देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि नेशनल इनकम के हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जीडीपी का, खाम मुल्की पैदावार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। खाम मुल्की पैदावार क्या है कि एक मुल्क के अंदर जो शौक़ खिदमात पैदा की जाती हैं वो खाम मुल्की पैदावार कहलाती है और इसमें सिर्फ अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली ये शौक़ खिदमात शामिल होती हैं। अभी मैं आपको जस्ट इसका इन तमाम डेफिनेशंस का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स दूंगी। जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम सब कॉन्सेप्ट्स को अपने नेक्स्ट लेसन्स में इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें अभी हमने सिर्फ फोकस किया है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पे, यानी कि उसके डेफिनेशन पे, और जो नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, यानी नेशनल इनकम किन किन चीज़ों का कम्बिनेशन है, किन किन कॉन्सेप्ट्स का कम्बिनेशन है, उन कम्बिनेशंस पे हम आई विल थ्रो लाइट इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह। बट आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब करेंगे, जस्ट हम इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम मुल्की पैदावार। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी इज़ इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, खाम कौमी पैदावार माइनस एफआई, फॉरेन इनकम। यानी खाम कौमी पैदावार में से बैरूनी आमदनियों को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमें जीडीपी हासिल होती है। बैरूनी आमदनियाँ क्या हैं? बैरूनी आमदनियाँ यानी बैरून ममालिक से हासिल होने वाली आमदनियाँ वो आमदनियाँ हैं, जैसे मेरे अब्बू अगर सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो उनकी अर्निंग है, वो जो कुछ कमा रहे हैं वो उसका बहुत सारा हिस्सा हमें भी भेजते हैं, वो एक फ़ॉरेन इनकम है। जैसे किसी के भाई जॉब करते हैं, किसी के हस्बैंड जॉब कर रहे होते हैं, किसी के फादर जॉब कर रहे होते हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर पाकिस्तानी जो कमा रहे हैं उस कमाई का जो हिस्सा वो पाकिस्तान भेजते हैं, मुंतकिल करते हैं, उसको हम फॉरेन इनकम कहते हैं। व्हाट इज़ द सेकंड कॉन्सेप्ट? दिस इज़ जीएनपी, खाम कौमी पैदावार। खाम कौमी पैदावार क्या है? तैयार शुदा
और नीम तैयार शुदा अशिया और खिदमात का मजबूआ और उनकी ज़र्री मालियत। तैयार शुदा अशिया क्या होती हैं? जैसे रेडीमेड गारमेंट्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेडीमेड गारमेंट एक तैयार शुदा शय है। कैसे? कपास खाम माल है, कपास से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से आगे सिले हुए कपड़े हमें मिलते हैं जो कि पहनने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, उनको हम तैयारशुदा अशिया कहते हैं। और नीम तैयारशुदा अशिया क्या हो गई? कपड़ा, जो सादा कपड़ा है जो मिलों में बन रहा है, जो अनस्टिच्ड फॉर्म में है, वो नीम तैयारशुदा अशिया यानी कि सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड है। यानी जो हमारा GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, खाम कौमी पैदावार, ये कम्बिनेशन है मैन्युफैक्चर्ड एंड सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। ना सिर्फ इसका कम्बिनेशन है बल्कि जो मैन्युफैक्चर्ड और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड की एक मार्केट वैल्यू है, ज़र्री मालियत क्या है, उसकी जो प्राइस है, यानी कपड़ा मार्केट में किस कीमत पर अवेलेबल है, एक सूट, एक टाइट्स की क्या प्राइस है, एक वेस्ट की क्या प्राइस है, सॉक्स की क्या प्राइस है। जो अशिया तैयारशुदा और नीम तैयारशुदा हालत में मार्केट में मौजूद हैं, उनकी क्या कीमत है, उनकी कीमत को जमा कर लिया जाए तो हमारे पास GNP आता है। जैसे अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि GNP इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस सो ऑन PN QN। अब P1 क्या है? P represents the price while Q represents the quantity. P1 price of the first good, Q1 first unit of the good, P2 price of the second good, Q2 quantity of the second good। यानी इस तरह से हम इसको लेकर चलते जाएंगे। लाइक आप इस पर ये सपोज कर लें कि मेरे पास बाल पॉइंट्स हैं, मुझे एक बाल पॉइंट्स परचेज़ करनी है, तो पहली बाल पॉइंट की कीमत क्या है और मैं एक बाल पॉइंट ले रही हूँ, फिर दूसरी बाल पॉइंट की कीमत जमा हो जाएगी और दूसरी बाल पॉइंट जमा हो जाएगी। इसी तरह से मैं तमाम बाल पॉइंट्स को इकट्ठा करती जाऊँगी, उनकी प्राइसेस को भी और उनकी क्वांटिटी को भी। अगर मैंने 10 बाल पॉइंट्स ली हैं और 10 बाल पॉइंट्स की प्राइस को भी मैं साथ साथ जमा करती जाऊँगी तो मेरे पास GNP आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, खालिस कौमी पैदावार। आलात सरमाया और मशीनरी की मुरम्मत के सिलसिला में होने वाले तमाम अखराजात को अगर खाम कौमी पैदावार में से निकाल दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP। जैसे आप इक्वेशन में देख सकते हैं NNP इज इक्वल टू GNP माइनस DA। व्हाट इज GNP? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, माइनस DA डेप्रिसिएशन अलाउंस। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन अलाउंस? शिकस्त व रीख्त के अखराजात। शिकस्त व रीख्त के अखराजात क्या होते हैं? जो भी मशीनरी ली जाती है वो तमाम कैपिटल गुड जो कि फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए उसी गुड की प्रोडक्शन में से कुछ ना कुछ पैसा साइड पे निकाल के रखा जाता है ताकि जब भी मशीनरी को मेंटेनेंस की ज़रूरत हो तो उस पैसे को इस्तेमाल में लाकर उस मशीनरी को मेंटेन किया जा सके। दिस इज़ नोन एज द डेप्रिसिएशन अलाउंस। ये डेफिनेशन आगे बहुत डिटेल में है, सो आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे, कुछ भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो डोंट गेट वरी अबाउट इट। अभी ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में आप
हर कॉन्सेप्ट की एक कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे और उसमें जितने भी डिफरेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आप उन तमाम को इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. नाउ कम टू द फोर्थ concept, and this is about the NI, national income. National income. NI stands for national income यानी कि कौमी आमदनी. NI is equal to NNP minus IT plus S, where NNP net national product minus IT, I for indirect, T for taxes. Indirect taxes यानी NNP में से indirect taxes को माइनस कर दिया जाए. indirect taxes क्या होते हैं? indirect taxes वो होते हैं जो लगाए तो किसी और पर जाते हैं लेकिन वो पे कोई और शख्स करता है. जैसे इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ अबाउट द जनरल सेल्स टैक्स. जो GST है, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है प्लस GST. 2 रुपये GST लगा हुआ है या 4 रुपये लगा हुआ है या 10 रुपये GST लगा हुआ है. तो एक्चुअली ये जो GST है ये लगाया प्रोड्यूसर पे जाता है लेकिन प्रोड्यूसर इस GST की अमाउंट को प्राइस में ऐड कर देता है और इस GST का सारा बर्डन वो कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है. यानी ये GST हमारी ही पॉकेट से निकाला जाता है. हम यानी कंज्यूमर्स ही GST को पे कर रहे होते हैं, हालांकि वो हमारे ऊपर नहीं लगाया गया, हम पर टैक्स वो वाला इम्पोज नहीं किया गया, वो टैक्स प्रोड्यूसर पे लगाया गया है. लेकिन प्रोड्यूसर उसका सारा बर्डन हमारे ऊपर शिफ्ट कर देता है और उसको प्राइस में ऐड कर देता है. तो जब हम उसकी वो फुल प्राइस पे करते हैं तो हम GST भी पे कर देते हैं और फिर प्रोड्यूसर जो है वो गवर्नमेंट को GST पे कर देता है. लेकिन वो अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहा होता बल्कि वो GST हमारी पॉकेट से ही निकाल रहा होता है. यानी ये वो वाले टैक्सेस होते हैं जो एक शख्स पे लगाए जाते हैं लेकिन वो उसे खुद पे नहीं करता बल्कि उसका बर्डन किसी दूसरे शख्स पे शिफ्ट कर देता है. प्लस S यानी कि सब्सिडीज़. या सब्सिडीज़ क्या होती हैं? सब्सिडीज़ या आने क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी चीज़ की सेल को प्रमोट करने के लिए प्रोड्यूसर्स को कुछ रिलैक्सेशन दे देती है. यानी उनको टैक्सेस में रिलैक्सेशन देती है या कोटास को बढ़ा दिया जाता है तो वो उनको सब्सिडी दे रही होती है. या क्या होता है, कंज्यूमर्स को सब्सिडी दी जाती है कि कंज्यूमर के लिए वो चीज़ सस्ती कर दी जाती है लेकिन एक्चुअल जो उसकी प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट जो है वो उसको प्राइस का बाकी हिस्सा खुद से पे कर रही होती है. इस तरह से सब्सिडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी दी जाती हैं. इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पर्सनल इनकम, PI, ज़ाती आमदनी या शख्सी आमदनी. ज़ाती आमदनी मेरी आमदनी. अगर आपकी बात की जाए तो चूंकि अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप तो अभी अर्निंग हैड नहीं है, लेकिन अगर आप में से जो बच्चे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं तो उनके पास जो आमदनी होती है वो उनकी ज़ाती आमदनी होती है. आपके फादर जो सैलरी लेते हैं, आपके भाई जो सैलरी लेते हैं, जो इनकी अर्निंग है वो उनकी ज़ाती आमदनी है. यानी एक शख्स अपनी मेहनत के बदले में जो मुआवजा हासिल करता है वो उसकी ज़ाती आमदनी कहलाती है. हमारे घरों में जो मेड्स होती हैं उनको जो हम पे करते हैं वो किस लिए पे करते हैं? वो हमें सर्व करती हैं, वो हमारे घर का काम करती हैं, उसके बदले में यानी वो मेहनत कर रही होती हैं, कोशिश कर रही होती हैं, उसके बदले में उनको मुआवजा मिलता है जो कि उनकी ज़ाती आमदनी कहलाता है. और इस ज़ाती आमदनी में टैक्सेस शामिल होते हैं. लेकिन ये जो टैक्सेस वाली बात है ये इम्प्लीमेंट होती है एक पर्टिकुलर लेवल पे आके. जैसे मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, जैसे अगर आपके फादर या आपके भाई वगैरह किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं तो उन पे भी कुछ थोड़े बहुत टैक्सेस लगे होंगे, उनकी सैलरी में एडअप होते हैं. और चूँकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मेरी सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस जो है वो मेरी सैलरी पर भी इनकम टैक्स लगा हुआ होता है. तो वो इनकम टैक्स जो है वो मेरी उस सैलरी के अंदर शामिल होता है, उसका पार्ट होता है और वो हमें बताया जाता है कि हमने इतना इनकम टैक्स पर मंथ पे किया है.
DI डिस्पोजेबल इनकम। DI डिस्पोजेबल इनकम क्या है? पर्सनल, इसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं या काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी भी इसको कहा जाता है। काबिल तसर्रुफ का मतलब है खर्च करने के काबिल, तसर्रुफ खर्च करना, कंज्यूम करना। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, यानी हमारी आमदनी का, हमारी कमाई का वो हिस्सा जो हम खर्च करने के लिए आज़ाद होते हैं, हम जहाँ चाहे उसको खर्च कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यानी रिस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है? रिस्ट्रिक्शन से मुराद वो टैक्सेस होते हैं, वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं जो हमारी इनकम के अंदर शामिल होती हैं। जैसे मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मेरी जो सैलरी आती है, मेरी सैलरी जब मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है तो वो सारी सैलरी जो होती है वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम होती है। यानी उस तमाम सैलरी को मैं बड़े आराम से खर्च कर सकती हूँ, मुझे उसमें से कोई टैक्सेस की रकम पे नहीं करनी होती। क्यों पे नहीं करनी होती? क्योंकि गवर्नमेंट जब मेरे अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करती है तो टैक्सेस ऑलरेडी डिडक्ट कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। यानी टैक्सेस कटने के बाद जो पैसा हर कमाने वाले के हाथ में आता है वो उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। यानी वो पैसा है जिसे वो जहाँ चाहे खर्च कर सकता है। अब वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हम कहाँ खर्च करते हैं? अपने बच्चों की स्कूल फ़ी पे करने के लिए, वैन की फ़ी पे करने के लिए, ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए, ग्रॉसरी के लिए, दूध का बिल पे करने के लिए, यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए, अपने कपड़े वगैरह बनाने के लिए, कोई इवेंट्स अटेंड करने के लिए, बच्चों की बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए। यानी ये वाले हमारे जितने भी काम होते हैं, अपनी बीमारी को ट्रीट कराने के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह लेने के लिए, जितने भी ये जो काम होते हैं ना, ये तमाम के तमाम काम हम जिस इनकम में से करते हैं वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। यानी आप जैसे सपोज करें कि अगर मेरी सैलरी 50,000 है, वो मेरी पर्सनल इनकम है। अगर मैं 50,000 सैलरी ले रही हूँ तो वो मेरी पर्सनल इनकम है। लेकिन मेरे अकाउंट में 50,000 सैलरी नहीं आती, 42,000 सैलरी मेरे पास आती है। क्यों? क्योंकि 8,000 के करीब जो अमाउंट है उसमें वो डिफरेंट डिडक्शंस में चली जाती है, जिसमें इनकम टैक्स भी शामिल होता है, जिसमें जीपी फ़ंड भी शामिल है, जिसमें बेनोवलेंट फ़ंड भी शामिल है। यानी इस किस्म की डिडक्शंस के लिए 8,000 की अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर ली जाती है और मेरे अकाउंट में 42,000 ट्रांसफ़र होते हैं। अब वो जो 42,000 मेरे अकाउंट में आते हैं वो 42,000 मैं जहाँ चाहे खर्च कर सकूँ। अब मुझे ये फ़िक्र नहीं होती कि मैंने इसमें से इनकम टैक्स पे करना है या मैंने कुछ और टैक्सेस पे करने हैं। वो कंज्यूम करने के लिए मैं फ्री होती हूँ, इंडिपेंडेंट होती हूँ और मैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उस रकम को खर्च कर सकती हूँ और उस रकम में से मैं सेविंग्स भी कर सकती हूँ। जैसे ये इक्वेशन ये शो करती है PDI इज़ इक्वल टू वाई माइनस टी। अब वाई क्या है? इसको PDI भी कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, या इसको DI भी कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। वाई माइनस टी, वाई आमदनी माइनस टी टैक्सेस। आमदनी में से टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचता है? DI या PDI।